प्रधानमंत्री जी, रामकृष्ण मिशन से आपका बरसों पुराना रिश्ता है। आपने कई बार मुझे भी कहा है कि पूर्व प्रेसिडेंट स्वामी आत्तोस्थानंद जी, आप उनके सेवक रह चुके हैं, वो मैग्नेट की तरह आपको बंगाल की ओर खींचते थे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चुनावी राजनीति में रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन को घसीटा जा रहा है। एक तो ये कितना दुखदायक है आपके लिए, दूसरे आपके बंगाल के विरोधी ये भी बोल रहे हैं कि आपके पुरुलिया वाले सभा में, रैली में, वहाँ भारत सेवाश्रम संघ के महाराज थे, तो वो भी क्यों, मतलब ये भी संघ का राजनीतिकरण हो रहा है। पहली बात ये है कि जहाँ तक मेरा जीवन का सवाल है, मेरे जीवन में बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मैं घर छोड़ा तब मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था। विवेकानंद जी थे, बंगाल था, रामकृष्ण मिशन थे, और मेरा पहली जो मेरी भेंट हुई स्वामी आत्मस्थानंद जी से हुई। तब उनकी आयु भी बहुत छोटी थी, मैं तो बच्चा था। तो मुझे उन्होंने निराश नहीं किया, कई दिनों तक मैं वहाँ रहा रामकृष्ण मिशन में। उन्होंने मुझे काफ़ी मदद और जीवन भर मेरी मदद की, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। और क्योंकि मैं जब निकला तब कहाँ जा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं था, और कौन मिलेगा, कैसे बात होगी। लेकिन ये एक प्रकार से जो एक मेरी नई दुनिया की शुरुआत की एंट्री पॉइंट यही था। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और जीवन भर वो करते रहे। और मज़ा ये है कि मैं सीएम बना या मैं पीएम बना, उनको कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए तो मेरा नरेंद्र, वो मुझे हमेशा तू करके बुलाते थे। मेरी माँ के मुझे तू नहीं कहते थे, आत्मस्थान जी मुझे तू कह करके बुलाते थे आखिरकार भी। और जब मैं अस्पताल में मिलने गया तो भी वही भाव था उनका। तो वो एक अलग नाता रहा है। इन दिनों इनके साथ जो हो रहा है, कोई मुझे बताए जी कि अगर स्वामी अग्निवेश आपकी चुनाव सभाएं में संबोधित करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये आप मुझे बताइए, क्या ममता जी कलकत्ता की गलियों में ये सभी साधु महात्मा को लेकर के जुलूस नहीं निकाले हैं क्या? हर साल 2-3 बार कोई लड़ाई होती है तो ऐसे ही लोगों को आगे करके निकलती है। अगर किसी का विचार, वो नागरिक है, और ये लोकतंत्र तो एक प्रकार से बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी होती है। मैं तो चाहता हूँ किसी ने घर में नहीं बैठना चाहिए, हर एक ने बाहर निकलना चाहिए, हर एक ने अपने ओपिनियन खुल करके बताने चाहिए, हर एक ने एजुकेट करना चाहिए एक दूसरे को। ये मंथन का समय होना चाहिए। इलेक्शन ये हमारे विचारों के मंथन का महापर्व होना चाहिए, भलाई के लिए। ऐसा है जिसका जो ठीक लगता है बोलो ना भाई। ऐसा है, खुलापन कभी ना कभी बेनिफिट करता है। पॉइंट ऑफ व्यू हम दबा के रखेंगे तो अंदर से कभी विस्फोट हो जाएगा। आओ निकलो भाई, जो भी गुस्सा है निकालो। कोई मुझे मौत का सौदागर कह देता है तो मुझे लगा चलो कम से कम उसका गुस्सा तो निकला यार, उसको अच्छी रात को नींद आएगी, वेंटिलेशन हो रहा है, इस काम तो है उनको। मुझे याद है आपका ऑफिशियल रेसिडेंस गुजरात में सीएम के नाते जो था, तो हर कमरे में देखा कि स्वामी विवेकानंद का एक मूर्ति है, कुछ नहीं तो है, मूर्ति होगी या फोटो होगा। प्रधानमंत्री के तौर पर आपके विचारधारा में भी स्वामी ऐसा है कि मैं जब विवेकानंद जी का शिकागो में लेक्चर को 100 साल हुए, हाँ, तो मैं उसी सभागृह में एक छोटा सा कार्यक्रम के लिए गया था। वहाँ मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था, तो मेरा वो नाता रहा है। और जब मैं राष्ट्रपति ओबामा को मिला तो उन्होंने भी जो किताब दी वो 1893 की उस कॉन्फ्रेंस का जो कंपाइलेशन था, नहीं कंपाइलेशन पूरा सबका वो ढूंढ के रखा था, और विवेकानंद जी वाले वर्जन का उन्होंने फ्लैग रख करके मुझे वो किताब दी थी। यानी मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसी प्रकार से मैं जब जर्मनी गया तो जर्मनी चांसलर उन्होंने परमहंस जी की, रामप्रसाद देव जी की अच्छी बहुत पुरानी चीज़ निकाल करके रखी थी, वो मुझे ओरिजिनल किताब दी उन्होंने। इसका मतलब अगर आप उस मन विचार से हैं तो दुनिया में भी इसका प्रभाव होता है। प्रधानमंत्री जी बिहार की अभी बात कर रहे थे, फिर हम विदेश चले गए, लेकिन मैं ज़रा बड़े खुशनुमा से माहौल में लेकर चलती हूँ आपको जम्मू कश्मीर। चुनावी हार जीत से अलग, वहाँ से जो कश्मीर के लोगों के उत्साह वाले आंकड़े मतदान प्रतिशत के तौर पर सामने आ रहे हैं, इससे आपको क्या ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 370 ख़त्म करने का जो
आपका फैसला था, ऐतिहासिक फैसला, वो कश्मीरियत की कसौटी पर इस बार खरा उतर रहा है? आपको मैं बताता हूँ जी, कश्मीर का मेरा नाता बहुत पुराना है। मैं संगठन का काम करता था, मैं हर इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता था। बहुत परिवारों में मेरा नाता रहा है। अब ये तो ये 80s-90s के कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ। जी फिर मैं एक एकता यात्रा लेके चला था कन्याकुमारी से कश्मीर, श्रीनगर, तो एक बड़ा हाईलाइट था। जी मैं पुट्टपट्टी जाता था साईं बाबा के पास, तो वहाँ 5-6 कश्मीरी मुसलमानों की छोटी छोटी जगह थी, जी तो मेरा अड्डा था वो, मैं वहाँ बैठता था। क्यों? तो मैं उनसे समझता था वहाँ के हर कोई, वो तो माल बेचने आते थे, वो सीजन के बाद चले जाते थे। तो मैंने ऐसा अपना नाता, इन सब से मेरा अनुभव बना था। फिर जब मैं यहाँ प्रधानमंत्री बना तो बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट ये आया कि वहाँ एक बाढ़ आई, तो जिस दिन आई बाढ़ में उसी दिन वहाँ चला गया। अब इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री की किसी कल्पना ही नहीं कि ऐसे आया। तो बाढ़ आई थी श्रीनगर में, मुख्यमंत्री कहीं और था, अफसर कोई अवेलेबल नहीं था, तो मैं तो चल पड़ा। तो उस इलाके में गया जहाँ आतंकवादियों के भारी चलती, और मैं ऐसे ही पानी में बिक करके चल रहा था। फिर मैं वापस आया तो एयरपोर्ट, तब तक ये लोग 6-8 घंटे के बाद आए सब। जी एयरपोर्ट पे मीटिंग की तो इनको कुछ पता ही नहीं था। वो लोग अपने मुसीबत, और बड़ी भारी बाढ़ थी, अपनी मुसीबत में जी रहे थे। मैंने वहाँ 1000 करोड़ रुपीस देने का घोषणा की है। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने तय किया कि मैं दिवाली वहाँ बिताऊंगा। अब दिवाली वहाँ बताऊँ मतलब ये था कि मैं मेरी दिवाली छोड़ करके उनके दुख में शरीक होने गया। मीडिया ने क्या चलाया कि ईद के दिन जाते तो मतलब था, दिवाली की छोड़ के मैं जाते हो क्या मतलब, विवाद वो उस दिशा में ले गए। जी तो मैं फिर वहाँ करीब 40 के डेलीगेशन को मिला। सबके सब मुझे कहते थे, साहब हम अकेले आपको मिलना चाहेंगे, कोई होना नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है। फिर सब कहते थे साहब आपको जो मदद करनी है करिए, नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से बात करना। अच्छा, हमें डायरेक्ट कुछ कर सकते हैं तो करना, वरना मत करना। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। तब मैं समझ गया कि यहाँ तो ये सरकार के साथ किसी का लेना देना ही नहीं। इनके बाद मैंने एक के बाद एक कदम उठाया। आप हैरान हो जाएंगे जी, जम्मू कश्मीर बैंक, इसका जो टर्न अराउंड हुआ है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। जम्मू कश्मीर बैंक को लुटेरों ने लूट लिया था, माफ करना मुझे। आज जम्मू कश्मीर का शेयर कैपिटल इतना बढ़ गया, इतनी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जम्मू कश्मीर बैंक बहुत बढ़िया बन गया, प्रॉफिट मेकिंग बैंक बन गया। हमें किसी का बुरा करना होता थी, क्यों करते? ऐसी कई चीज़ें। अब वहाँ बात तो पहुँचती है ना। कोविड के समय मैं स्पेशल केयर करता था कि भाई ये ठंडा प्रदेश है, उनका ही करता नहीं, हिमाचल का भी करता था, उत्तराखंड का करता था। दूसरा मेरा आग्रह था कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कोरोना से जल्दी बाहर आ जाए, गोवा, कश्मीर, हिमाचल, क्योंकि रोजी रोटी शुरू हो जाए। तो मैंने पहले वैक्सीनेशन वहाँ किया था जी। आपने देखा, गोवा, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर। यानी ये कोई बारीकी से देखता नहीं चाहिए कि भाई कोई आदमी दिमाग इतना खपा करके एक चीज़ कर रहा है। इन सारी बातों का परिणाम है कि आज चुनाव में परिणाम आए, और मुझे खुशी है कि कश्मीर के लोगों ने कश्मीर के लिए मतदान किया है जी, और देश के लिए मतदान किया। ठीक है, हम तो वहाँ कैंडिडेट भी नहीं थे, लेकिन 60% वोटिंग होना मतलब मेरे संविधान को उन्होंने माथे पर लेकर के वो नाच रहे हैं। मैं इसका अर्थ ये निकालता हूँ, मेरे देश के तिरंगे झंडे का सम्मान करें। आज लाल चौक में जाइए, एक ज़माना था मुझे लाल चौक में तिरंगा झंडा चलाने के लिए भगाया, और उस दिन मेरा बयान था, देखा हिंदुस्तान का तिरंगा चढ़ता है, जब फहरता है तो हिंदुस्तान की तोपें गरजती हैं। आज मैंने कहा जब मैं लाल किले में तिरंगा झंडा फहरा रहा हूँ तो पाकिस्तान की तोपें गरज रही है, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे जब हम कर रहे थे तो। और उस समय हमारे एक हवाई जहाज़ को भी डैमेज हुआ था,
तो बीबीसी ने रिपोर्ट किया था उसको, ये मार्क टोली था उस दिन, हाँ, जी, मार्क वो श्रीनगर में थे। कहने का मतलब ये है कि एक लंबी यात्रा मेरी रही है व्यक्तिगत भी, और बहुत ही निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि कश्मीर में बहुत पोटेंशियल स्पोर्ट्स में है। एक बच्ची शायद कभी आप लोग उसको आजकल का है मुझे मालूम नहीं, वो पत्थर मारती थी। एक बार मैंने टीवी पर देखा, ये बच्चे में इतनी ताकत है, पत्थर इतना दूर जाता है इसका। तो मैं कहा ढूंढो उसको, मैं उसको ले आया। आज वो इतनी बढ़िया प्लेयर बन गई है देश की, नेशनल प्लेयर बन गई है। वो पत्थर मारने वाली बच्ची क्या बात हाँ। है? घर वाले सब तैयार हो गए कि हाँ हाँ सब, मैं कहता हूँ ना बुरे लोग नहीं है जी, कोई संभाले इनको। माहौल तो ऐसा बनाया जाता है कि तो इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते दिल्ली ऐसा से। है जी, किसी को पता ही नहीं वहाँ क्या है जी। वो एक बम फूटा वही न्यूज बन जाती है, बाकी 50 काम की पता चर्चा नहीं होती जी। अभी यानी इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ गलत लोग नहीं है, बुराइयाँ नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सब गई बीती बातें नहीं है जी। एक और सवाल, आप नवाचार की आप हमेशा बात करते हैं, अभी भी इस रोचक बातचीत में भी बड़े आपके नए नए इनिशिएटिव हमने सुने। ये बताइए मोदी जी, वो वक्त कब आएगा जब इस देश के आम आदमी को मुफ्त राशन की ही जरूरत नहीं रहेगी? वही हमारा ड्रीम होना चाहिए, लेकिन उसके तरीके डेडलाइन तय करके नहीं होते हैं, जी उसके लिए एक प्रोसेस होती है। मैं गुजरात का अनुभव बताता हूँ। जी मैं गुजरात में गरीब कल्याण मेला करता था। वो क्या होता, सरकार की जितनी बेनिफिट की स्कीम होती हैं वो, और सरकार का काम रहता था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में से लाभार्थियों को ढूंढो, कौन इसका हकदार है, कौन हैंडीकैप जिसको ट्राईसाइकिल मिलना चाहिए। कागज पर काम नहीं चल गया, मुझे लास्ट माइल डिलीवरी मेरी विशेषता है, तो उनको घर घर जाना पड़ता था, 3 महीने तक सर्वे करना पड़ता था, फिर हर एक को लेकर के आओ, और साथ में एक और लड़के को लाने की छूट, जी और एक 20-25 मंच बनाता था अच्छा, हर बेनिफिट के भी, ये इस बेनिफिट का ये मंच, इस बेनिफिट का ये मंच, उनके कलर कोड रहता था अच्छा, पास का, तो उस प्रकार से फिर वो बड़ा करीब 1-1 लाख लोग होते थे, एक डिस्ट्रिक्ट में 1-1 लाख। लेकिन वहाँ एक विशेषता होती थी मेरी, उसके पहले मैं डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में कंपटीशन करता था कि आपको एक नुक्कड़ नाटक लिखना है, जी और उसका विषय रहता है अब मुझे गरीब नहीं रहना है, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, एस्पिरेशन, ये थीम। डिस्ट्रिक्ट अपने तरीके से नाटक बनाए, उसकी कंपटीशन होती थी, और उसमें जो बेस्ट ड्रामा होता था 12-13 मिनट का होता था। जब गरीब कल्याण मेला होता था, मैं मंच पर बैठता था, मेरे सामने उसको करना होता था, उसको मौका मिलता था परफॉर्म करने का, और उसमें होता कार्यक्रम गरीब कल्याण मेले का, होता काम था गरीबों को मदद करने का, लेकिन मैसेज होता था अब मैं गरीब नहीं रहना चाहता। फिर 5-6 लोग भाषण के लिए मैं अलाउ करता था, जो अपना बीपीएल कार्ड लेकर के आते थे, जी और वो वहाँ अपना भाषण करते थे, और फिर बीपीएल कार्ड सरेंडर करते थे कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है। जैसे एक बार मेरा बलसाड़ में कार्यक्रम था, तो 18-19 लोग आए, जी और उसका मुखिया था, उसने भाषण किया कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है। तो उनको कारण बताना पड़ता था कि भाई गरीब नहीं मतलब क्या। तो उसने कहा कि हम लोग गांव में आदिवासी लड़के थे, तो बोले वो भजन कीर्तन भगत की तरह वो बजाते थे। जी तो बोले सरकार के अफसर आए, उसने कहा कि तुम इतना अच्छा बजाते हो तो तुम्हारी ट्रेनिंग करें। तो बोले हम लोगों को और चीज़ें उन्होंने सिखाई, ले गए हमको। फिर हमको बैंक से इतना पैसा मिला, बैंक से पैसा मिला तो हमने अब वो शादी ब्याह में बाजे वाले की कंपनी बना दी है। तो हम 18 लोग हैं और बजाते हैं, और हमको हर जगह पे लोग बुलाते हैं। तो बोले अब हमारे अपना टेम्पो भी है, हम टेम्पो में जाते हैं, और हम प्रति व्यक्ति जितनी इनकम हो गई, अब हमें बीपीएल नहीं रहना है, ये हमारा कार्ड सरेंडर। दे। तो ऐसे 8-10 लोग मंच पर आके बीपीएल सरेंडर, है ना, गरीबी से मैं बाहर निकला, उसका मुझे उसका उत्सव, गरीब से बाहर निकलने का उत्सव। हम क्या करते हैं, गरीब बनाने का कार्यक्रम बनाते हैं। जरूरत करो, हैंड होल्डिंग करो, लेकिन मिजाज पैदा करो, मुझे इससे बाहर आना है। मैं जो घर दे रहा हूँ तब घर नहीं दे रहा हूँ, नए अरमान दे रहा हूँ जी, वो 4 दीवारें नहीं दे रहा हूँ, नए सपनों का बीज बोता हूँ,
उसी दिन उसको लगता है अरे घर मिल गया, यार चेयर लानी पड़ेगी, ऐसा करो आज इतना पैसा बचाएंगे, या पर्दा करना पड़ेगा। मैंने एक बार क्या किया, सूरत में गरीबों के लिए मल्टी स्टोरी घर बनाए। फिर मैंने एक NGO को बुलाया, मैंने कहा घर देने से चलेगा नहीं, इनको ट्रेन करो कि जो टॉयलेट है कैसे उपयोग करना, सफाई कैसे करना, घर के बाहर पैर पहुंचने के लिए क्या रखना, हाथ धोने। मैंने ट्रेनिंग की जी 3 दिन, और उनको सिर्फ मकान नहीं, जिंदगी बदलनी है। तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते करते निकला हुआ इंसान हूँ। और इससे मुझे लगता है आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, ऐसे नहीं आए जी। लेकिन मैं उनको थप्पा मैं नहीं मारना चाहता, वो कहेंगे साहब अब निकल गए। जैसे मैंने एक दिन लाल किले से कहा कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो गैस की सब्सिडी क्यों लेते हो जी। इस देश में 1.25 करोड़ लोग, मुझे गैस सब्सिडी सरेंडर कर दीजिए। हम देश के लोगों पर भरोसा करें जी, उनको मोटिवेट करें, उनके सामर्थ्य को हम जगाएं, हमें परिणाम मिलता है जी। और मैं मानता हूं कि जो आप चिंता कर रहे हैं कि कब बंद होगा, बंद करना ही नहीं पड़ेगा, ऊपर से वो दान देना शुरू करेगा। साहब मुझे इतने साल मैंने खाया है, मैं अब देश के लिए करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, जिंदगी बदलने का बात है तो औद्योगिक विकास का बात होना चाहिए, और ख़ास करके बंगाल में अगर औद्योगिक विकास की बात करें तो सिंगूर का मामला सामने आ जाएगा। ममता बनर्जी के आंदोलन से टाटाज ने जब सिंगूर छोड़ी तो सीधा आपने सानंद में उनका स्वागत कर लिया। आपके मुख्यमंत्री रहने के समय में वाइब्रेंट गुजरात नाम का एक यूनिक सम्मेलन आपने शुरू किया है, जिसका मॉडल पूरे देश में विभिन्न राज्य में फॉलो किया जाता है। अगर कभी बंगाल में आपके पार्टी सत्ता पे आए तो एक औद्योगिक विकास के लिए आपका ब्लूप्रिंट क्या है, और दूसरा इससे जुड़ा हुआ कि युवाओं के नौकरी के लिए आपका क्या प्लान्स है? एक तो बंगाल इस देश का नेतृत्व करता था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक सुधार, कोई भी क्षेत्र लीजिए, हिंदुस्तान का 200 साल का इतिहास निकालिए, हर जगह पे बंगाल नजर आएगा जी। इसका मतलब भरपूर पोटेंशियल से भरा पड़ा हुआ है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सही नेतृत्व का अभाव है जी। अगर सही नेतृत्व मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप, जीवन के हर क्षेत्र में। अब मुझे बताइए जी, फुटबॉल की दुनिया में हर बंगाली के DNA में है फुटबॉल, लेकिन मेरा देश मेडल लेके नहीं आता है। अगर मैंने ठीक से उसके पीछे ध्यान दिया होता तो मेरा बंगाल का फुटबॉल पूरी दुनिया में वो नंबर 1 पे होता। मतलब है एकदम, वो किसी ने ध्यान देना चाहिए था, ट्रेनिंग नहीं है, इन्हें केयर करनी होती, लीडरशिप देनी पड़ती, किसी को करना होता है। एग्रीकल्चर में क्या नहीं है साहब, कोई मुझे बताए बांग्लादेश के जूट से मेरा जूट वीक क्यों है भाई? बांग्लादेश जूट में क्यों आ गया है? रेडीमेड गारमेंट बंगाल में क्या कमी है जी? रेडीमेड गारमेंट बांग्लादेश से मेरा आगे जाता है नहीं जाता? नेचुरल रिसोर्सेज क्या नहीं है जी? बंगाल में इतनी संभाल, लेकिन मोदी वाइब्रेंट गुजरात करता था, ऐसा मैं इवेंट कर लूँ, इससे बात बनती नहीं जी। मुझे याद है जी, मुझे 6 महीने मेहनत करनी पड़ती थी जी। मुझे प्रोफाइल तैयार करता था कि भाई यहाँ ज़मीन मिलेगी, यहाँ पर बिजली ऐसे मिलेगी, यहाँ पानी ऐसे मिलेगा, यहाँ आपको लाइसेंस ऐसे मिलेगा, ये काम करने के लिए ये आदमी आपके जिम्मे लगेगा। ये सारा करते थे तब जाके इन्वेस्टमेंट आता है जी। वरना गुजरात क्या है? गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है सिवाय के नमक के सिवाय उसके पास कोई है ही नहीं। लेकिन उस गुजरात में आज दुनिया का कोई भी डायमंड उठा लीजिए, 10 में से 8 डायमंड किसी न किसी का हाथ इंडियन का लगा हुआ है। बदलाव आया गुजरात की बात में छवि तो एग्रीकल्चर में माइनस ग्रोथ के 10 साल में 7 साल अकाल था। आज गुजरात 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ वाला स्टेट बन गया। आज वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बन गया।
हर प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है जी। अगर मेहनत करें तो बदलाव आता है सही। और पोटेंशियल इतना है जी। और मुझे लगता है ये जो दुनिया जो बदल रही है, फ्यूचर एशिया का है। एकदम। तो साउथ ईस्ट एशिया इलाका जो है उसके सबसे बड़े कैपिटल कौन से? साउथ ईस्ट एशिया तो Manpower। कोलकाता एंड गुवाहाटी, एकदम जी। कोलकाता एंड गुवाहाटी। ह्यूमन रिसोर्स। हमें उस रूप में सोचना चाहिए कि हम भारत के एक शहर ऐसा नहीं है, हम साउथ ईस्ट एशिया के अंदर गेटवे कैपिटल है। के तौर पे। एक सबसे बड़े लीडर बनेंगे आप। गुवाहाटी एंड कोलकाता में वो ताकत है। इन दिनों में जो गुवाहाटी में इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर रहा हूँ वो सिर्फ गुवाहाटी के लिए ऐसा नहीं है जी, वो मेरा मन में साउथ ईस्ट एशिया के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ। मैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए, और इसे मैंने एक्टिव पॉलिसी बनाई, उस पर काम लगा हूँ। और दूसरा, अभी जो हमने कॉरिडोर का बनाया है यूरोप, अच्छा सा- जी, मिडिल ईस्ट और वो। मिडिल ईस्ट, जी, मिडिल सऊदी अरबिया ने रोल लिया है, जी। यूएई ने रोल लिया, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट कलकत्ता को, सबसे बड़ा बेनिफिट कलकत्ता। अब जब अवसर आते हैं तो रोजगार के बिना तो हो ही नहीं सकता कोई काम, ये स्थिति है। प्रधानमंत्री जी, विकास का खाका आपने रखा, लेकिन जब बात विकास की तो आप कहते हैं विकास भी और विरासत भी। एक सवाल मेरे मन में है, 500 बरस का इंतज़ार ख़त्म हुआ, रामलला अपने स्थान पर विराजे और दिव्य भव्य राम मंदिर जो है वो बहुसंख्यकों की सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर हमारे सामने है। ये नियति है कि उसके भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ आपके हाथों से संपन्न हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस मौके पर जो विपक्ष ने एक दूरी बनाई, क्या आपको लगता है कि ये देश भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को लेकर इस देश के विपक्ष की जो समझ सामने निकल कर आई है, इस चुनाव में उसका आकलन करेगा? एक है कि इन्होंने राजनीति के शॉर्टकट ढूंढे हैं और इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति में फंस गए। जी। और वोट बैंक की राजनीति में फंसने के कारण वे लोग घोर सांप्रदायिकवाद हो गए, घोर जातिवादी हो गए, घोर परिवारवादी हो गए। और दूसरा, गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आए। वरना क्या कारण है कि 19वीं शताब्दी के कानून आज मुझे 21वीं शताब्दी में चेंज करने की नौबत आई, वो पहले होना चाहिए था जी। तो ये दुर्दशा रही। अब सवाल हमारे तीर्थ क्षेत्रों का सिर्फ नहीं है जी, भारत के, मुझे बताइए दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे, क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। इस देश का काम था, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी किसी कम नहीं थे जी। और ये मानना पड़ेगा जी। मैं दुनिया में घूमने के बाद कह रहा हूँ कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। आज दुनिया की कई समस्याओं का समाधान में गांधी है जी, लेकिन हम गांधी को ले नहीं, तो हमने अपना बहुत कुछ खोया है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने बनाया, दांडी, कभी कोई जाए दांडी जो मैंने बनाया है, दांडी जाकर के देखिए जी। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाए, अब जाके देखिए। हमारे इतिहास को जीना चाहिए, हमने इतिहास से हमने जुड़े रहना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक विरासत भी है। दूसरा, इस देश को गर्व के साथ दुनिया में ब्रांड करना चाहिए था। 500 साल की लड़ाई थी, लेकिन जब अदालत ने जजमेंट दिया, ये देश के अंदर पूर्ण रूप से शांति रही। अब ये शांति कोई एक तरफा नहीं है, शांति के लिए उसके क्रेडिट सबको जाता है। हमने इसका ब्रांडिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए था। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण सम्मान के साथ, पूर्ण गौरव के साथ
और खुद बाबरी मस्जिद का वकालत लड़ाई लड़ने वाले इकबाल अंसारी भी वहाँ बैठे हुए हैं। ये देश है हमारा। जी हम उन चीज़ों को क्यों, अब कुछ लोगों को क्या हुआ भाई, हमारी वोट बैंक को क्या होगा। आपने देखा होगा, और मैं तो चाहता हूँ, पहले ये चुनाव में मंदिरों में जाया करते थे, इन दिनों नहीं जाते। इतना ही नहीं, इस चुनाव के दरमियान किसी पॉलिटिकल लीडर को आपने इफ्तार पार्टी में नहीं देखा होगा। सही है। क्या कारण है? आप लोगों ने इफ्तार पार्टियां इतनी की क्योंकि मोदी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि तुम्हें ये नाटक नहीं चलेगा, जो सही है वो करो। दबाव बढ़ा है इन पर, उनको सारी गलत चीजें और लोगों को मूर्ख बनाने वाले जो कार्यक्रम थे वो छोड़ने पड़ रहे। वरना यानी इफ्तार पार्टियां ने वो सबसे बड़े पॉलिटिकल इवेंट बन गए थे, इन दिनों बिल्कुल बंद हो गए। वरना चुनाव में तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हर एक को डर लगने लगा अभी, अब ये खेल लंबा चलने वाला नहीं है। ट्रू सेकुलरिज्म होना चाहिए, अपीजमेंट सेकुलरिज्म नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी, एबीपी न्यूज ने पूरे देश को दिखाया कि किस तरह से यूपीए सरकार के वक्त जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसके निर्यात की फाइल को रोका गया। आपने भी एक्स के जरिए उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की थी, लेकिन क्या अब वो पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं आपकी सरकार में? किस तरह का रक्षा क्षेत्र आपको मिला था और क्या वो विसंगतियां दूर हो गई हैं, क्योंकि देश ये जानना चाहता है। पहले तो मैं एबीपी को बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को एक्सपोज किया। जी ये बहुत ही गंभीर विषय और बड़े अच्छे ढंग से आपकी जिसने भी रिसर्च किया है, अब ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे देश के अंदर विदेशों से इंपोर्ट करने की जो एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बिजनेस वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप का बना था, इसलिए हमारी सेना कभी आत्मनिर्भर हो ही नहीं पाई। मैंने आकर के हर साल 100 की लिस्ट बनवाता हूँ कि ये 100 चीज़ें अब इंपोर्ट नहीं होगी। जी अगले साल दूसरी 100, अब तक शायद 300 पर पहुँच चुका हूँ मैं, तो उससे भी ज़्यादा पहुँचा हूँ, बहुत बड़ा नंबर है। वो बिल्कुल वो इंडिया से ही लेनी पड़ेगी। इसी का इंडिया में मैन्युफैक्चर को भी विश्वास है, अब तो ये हमारा बिकने ही वाला है, तो वो भी बनाने लगा। जी जब बनाता है तो वो भी क्वालिटी बना, बनाने वाले की कंपटीशन बढ़ी, पहले 5 बनाते थे, 8 बना रहे। तो यानी देश को आज हम 1 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमने 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है जी। इसका मतलब हुआ कि भारत में सामर्थ्य है। जी बिल्कुल। ब्रह्मोस के साथ जो हुआ, अगर ये न होता तो आज से 10 साल पहले दुनिया में मेरा लाखों करोड़ों का ब्रह्मोस बिक जाता और हम नए वर्जन बनाने की क्षमता में आ जाते। खैर मेरा कारखाने का अलग है, तो अब अच्छा हो रहा है, पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है और हम सप्लाई करने के लिए अपनी स्थिति भी बना रहे हैं। मोदी जी, मेरा अंतिम सवाल है साइक्लोन को लेकर। मुझे आज भी याद है कि अप्रैल के महीने में जब गुजरात गए थे, आप मुख्यमंत्री थे, उस दिन एक साइक्लोनिक सिचुएशन था। आप खुद कंट्रोल रूम में खड़ा हुआ, आपको चेयर दिया जा रहा था, आप नहीं बैठ रहे थे, खुद मॉनिटर कर रहे थे। कल रात अभी से कुछ ही घंटा पहले बंगाल में एक साइक्लोन ने हिट किया है। आप कल ही एक रिव्यू मीटिंग भी किया, तो क्या बंगाल केंद्र सरकार बंगाल सरकार के साथ मिलकर राहत और रिव्यू का काम कर रहा है, और जहाँ जहाँ क्षति पहुँचाया है वहाँ क्या भरपाई किया जा सकता है? एक तो मेरा मत है कि प्राकृतिक आपदा हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी भी भाग में हो, ये मानवीय संकट है। हमारा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना चाहिए, बिल्कुल, उसमें कोई राजनीति तेरा मेरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं इतनी चुनाव की आपाधापी में था, 4 रैली करके निकला था, लेकिन मैं करके गया था सारा रेडी रखो, मैं शाम के आते ही रिव्यू मीटिंग करूंगा और इंस्ट्रक्शन दूंगा। मेरे जो MOS हैं उसको भी मैंने कहा भाई तुम संबंधित लोगों से इसका बात करो। सारी टीमें भेज दी एडवांस में, जैसा हमको पता चला कि 26-27 के बीच में आ रहा है। तो हम बांग्लादेश की भी मदद कर रहे हैं, हम बांग्लादेश को भी पूरी डिटेल में इस सारे ऑपरेशन में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और बंगाल सरकार के अफसरों के साथ भी हम बिल्कुल ही मिलकर के काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कम से कम नुकसान हो। साइक्लोन तो रोक नहीं सकते,
कम से कम नुकसान हो, उसके लिए जो भी पूर्व तैयारी के लिए करना। कल रात मैंने जो रिव्यू लिया, कभी 30-32 हज़ार लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया था। हमारी कोशिश थी कल शाम तक 1 लाख लोग शिफ्ट होने चाहिए थे, और मैं मानता हूँ कि इसमें सवाल ही नहीं उठता है। मानव मात्र की भलाई के लिए जिसके पास जो ताकत है पूरी लगानी चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने जिस आत्मीयता के साथ अपनी बातें रखी हैं, शायद यही वो गुण है जिससे आप इस देश के लोगों को अपना बना लेते हैं, और इस देश ने भी उसी गुण के आधार पर आपको आत्मसात कर लिया। मैं बताता हूँ जी, ऐसा है कि सच में जो हम सब देश के लिए चर्चा कर रहे हैं, देश की चिंता कर रहे हैं, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी जिज्ञासाएं कर रहे हैं, और वही तौर तरीका होता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ है जी, इंटरव्यू में जाने से पहले आज पत्रकार बहुत डरा हुआ है। उसको अपनी पूरी कैरियर का सवाल खड़ा होगा, क्योंकि एक गैंग है जो पहले से ही आपको जी कटघरे में डाल देती है कि आप तो मैच फिक्सिंग करेंगे, आप तो फलाना करेंगे, आप तो ठिकाना करेंगे, और इसलिए आपको भी लगता है यार मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मेरी तो छवि खराब हो जाएगी, इसलिए आप सवाया गालियाँ लेकर के निकल पड़ते हो। आपको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको लगता है कि भाई कोई हमें ड्राइव करे उस दिशा में, हम तो नहीं जाएंगे, जो सही है वो हम करेंगे। सही का मतलब ये नहीं कि सरकार के साथ चलना होता है, जी बिल्कुल। और गलत का मतलब ये भी नहीं सरकार के साथ लड़ते ही रहना चाहिए। सही बात। बिल्कुल। हमने सरकार की कमियां हैं तो 10 सवाल पूछने चाहिए, उसमें क्या जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से आपका इतना समय आपके देने के लिए। दर्शकों को भी मेरा बहुत, और बंगाल में खास करके आपका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, तो मैं इस आपदा के समय सबको कहूँगा, खास करके बिजली से बचना पड़ता है पहले, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान पेड़ पौधे, उससे नुकसान होता है, बारिश आती है। सब लोग अपने आप को भी संभालें, व्यवस्था में तो हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं।